दस्तक, जिसे दिए बगैर कोई दर खुल नहीं सकता और दर खुले बगैर कोई हकीकत सामने नहीं आ सकती। इसीलिए आगही के सफर में दस्तक का साथ दीजिए। Assalamu alaikum. So today we have a very talented director with us. He's also a producer and an actor. इन्होंने graduate किया है from the National Academy of Performing Arts, and his drama Mairi, which has gotten a lot of popularity, is still on AY Digital. And last year इनका drama बेटियां वो भी AY Digital पे air हुआ था. And some of his other projects include कराची से लाहौर, सुल्तान का फैसला, Dark Room, and Hijrat. Sir, we are very grateful that you are able to join us today, and we can't express how honored we are कि आपने अपने busy schedule से time निकाला और आप हमारे पास आए। Extent जो आप सुनते हैं loves toxic narratives, ठीक है? तो एज अ डायरेक्टर आपके दिमाग में इस टॉक्सिक नैरेटिव से क्या आता है? आपके ख्याल में क्या चीज है जो टॉक्सिक नैरेटिव है? बेटा, पहले मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहूंगा कि ये जो टर्म हम लोगों ने निकाल ली है टॉक्सिक नैरेटिव की, इसे आप लोग कैसे डिफाइन करते हैं? मैं फिर उस पर बहस कर सकूंगा कि टॉक्सिक नैरेटिव क्या होता है या उसको मैं कैसे देखता हूँ, क्योंकि हर किसी की चॉइसेस अलग होती हैं लाइफ को देखने की ना, पर्सपेक्टिव्स अलग होते हैं। हो सकता है मैं जिस चीज को टॉक्सिक मानता हूँ आप लोग नहीं मानते हो सकता है आप लोग जिस चीज को टॉक्सिक मानते हो मैं नहीं मानता हूँ। तो आप लोग किस पर्सपेक्टिव में टॉक्सिक नैरेटिव को ले रहे हैं, मुझे वो डिफाइन कर रहे हैं तो मैं आप लोगों को जवाब दे देता हूँ। सर एक्चुअली हम लोग सबका ही पर्सपेक्टिव यही लेना चाह रहे हैं कि सबकी जिंदगी में जो डिफरेंट रोल्स प्ले कर रहे हैं वो उनके लिए टॉक्सिक क्या क्या चीज है, कि कौन सा एक नैरेटिव, जिस तरह हम मैं बहुत से वही तो ऐसे ड्रामे देखते आप हैं। मुझे एक्सप्लेनेशन से बताओ कि टॉक्सिक किसे कहते हैं। तो मेरे ख्याल में किस जो तरह टॉक्सिक की नैरेटिव है ना, वो narrative तो को ऑफ कोर्स आपकी वाली बात है कि हर किसी का डिफरेंट इसमें पॉइंट ऑफ व्यू आएगा। जो मेरे ख्याल में टॉक्सिक नैरेटिव है वो ऑब्वियसली यहाँ पे हर लड़की का फर्क होगा। मेरे ख्याल में है कि वो जो हमारे ड्रामास में दिखाई जाती है मार धाड़, और वो जो एक स्टॉकिंग को और एक उसको दिखाया जाता है कि दैट्स ट्रू लव, कोई आपके पीछे पड़ा हुआ है तो दैट्स ट्रू लव। तो मेरे ख्याल में दैट इज अ टॉक्सिक नैरेटिव। सर ओके। जैसे इसी में ऐड करते हुए आई बिलीव कि जब ड्रामों में ये दिखाते हैं कि ये थप्पड़ मारा, तो वो एक चीज है जो नॉर्मल लाइफ को भी शो करती है कि ये नॉर्मल लाइफ में भी होता है। लेकिन जब इस चीज को वो कुछ लोग जो इस चीज को नॉर्मलाइज कर लेते हैं कि थप्पड़ मार दिया तो क्या हो गया, और एंड में वही हीरो हीरोइन खुश रहते हैं जिस हीरो ने शायद 3 बार थप्पड़ मारा हो उस लड़की को। तो वो आई बिलीव कि वो चीज टॉक्सिक है, कि ये कहना कि ये हुआ लेकिन इसके बाद हैप्पी एंडिंग जरूर है। On the other hand, I believe इस that सवाल even को the मैं समझ गया, आपके सवाल को मैं जवाब दे दूं। कि मेरे बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हो तुम लोग, मुझे एक बात का जवाब दो। zombies की फिल्में देखते हो? जी जी सर। सर। एक्शन देखते हो? G. यश जी। कितना कुछ उसमें गोर हो रहा होता है ना, I agree, जी sir. जी। खून भी निकल रहा होता है, मार कुटाई भी हो रही होती है, लोग जी। पिट भी रहे होते हैं। ड्रामे के दो चीजें हैं बेटा, ड्रामा बनता है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। दो तरह की एंटरटेनमेंट्स हैं। एक एंटरटेनमेंट है जिसमें आप चीजें एक्शन की देखते हैं, गोर की देखते हैं, वायलेंस की देखते हैं, और ये सब एंटरटेनमेंट के शोबे में आता है। एक होता है एजुकेटिव एंटरटेनमेंट। अब जो एजुकेटिव एंटरटेनमेंट होता है उसके अंदर आप परसेप्शंस देते हैं। इफ यू आर पिकिंग अप अ टॉपिक विच इज इशू बेस्ड और सोसाइटल, कोई सोसाइटी में प्रॉब्लम है, कोई इशू है, उसके ऊपर अगर आप किसी को एजुकेट करने के हवाले से ड्रामा बनाते हैं, उस तरह के ड्रामों के अंदर आपको दिखानी पड़ती है कुछ रियलिटीज जो मुआशरे की होती है। मुआशरे की रियलिटीज की मैं मिसाल ऐसे दूंगा कि अभी 4 दिन पहले की एक खबर है जो मैंने अखबार में पढ़ी, जिसको सुन के मुझे बड़ा अफसोस हुआ। खबर यह है कि एक औरत ने अपने तीसरी बेटी पैदा की, और इस डर से कि उसने लगातार तीसरी बेटी पैदा की है, उसने हॉस्पिटल से छलांग लगा के खुदकुशी कर ली। ठीक है, अब ये खबर रियलिटी बेस है। अब अगर इसके ऊपर कोई ड्रामा बनाया जाएगा, ठीक, तो आप क्या दिखाएंगे? आप इस रियलिटी से हटके तो नहीं दिखाएंगे ना, उस रियलिटी, उस माशरे को ही पोर्ट्रे करेंगे। इन दी एंड आप उसे समअप कैसे कर रहे हैं, नाउ दैट्स द इश्यू।
कि आप क्या ये दिखा रहे हैं कि वो चीज सही है, या आप ये दिखा रहे हैं कि वो चीज गलत है। अगर वो चीज आप ऐसे दिखा रहे हैं कि गलत है, लाइक जैसे आपने कहा कि मियाँ बीवी में झगड़ा हो रहा है और शौहर बीवी को मार रहा है और एंड में दोनों साथ हैं, ठीक है, तो दो पहलू हैं। देखो, हो सकता है बीवी भी मार रही हो मर्द को और मर्द भी मार रहा हो। अभी एक ड्रामा चला था तेरे बिन एक ड्रामा आता है, जो ड्रामा क्या एजुकेशन पर्पज से बनाया गया? नो, इट इज फॉर एंटरटेनमेंट पर्पज। यू नीड टू अंडरस्टैंड, उसके अंदर वहाज अली ने भी थप्पड़ मारा और यमुना जैदी ने भी थप्पड़ मारा। तो अगर एक ऐसी घर की कहानी दिखाई जा रही है जहां पे मर्द और औरत दोनों एक दूसरे के साथ अब्यूजिव हैं फिजिकली, और फिर बाद में वो दोनों एक हो रहे हैं, तो ये नैरेटिव एंटरटेनमेंट के नैरेटिव पे जाएगा। मैं अगर कोई ऐसी कहानी बना रहा हूं जो एजुकेशन के पर्पज से है, जो मुआशरे में सुधार के पर्पज से है, उस सुधार के पर्पज में टॉक्सिसिटी के एंड ये दिखाया जाए अगर कि नहीं जी, अपार्ट फ्रॉम फिजिकल अब्यूज फिर भी एक हो रहे हैं, तो वो गलत है, वो नहीं करना चाहिए। जी सर। ये स्टैंड सबको लेना चाहिए, डायरेक्टर्स को भी लेना चाहिए, ये स्टैंड राइटर्स को भी लेना चाहिए। और देखिए, हमारे ड्रामे ज्यादातर जो लिखने वालियां हैं, ड्रामे ज्यादातर जो लिख रही हैं, वो औरतें लिख रही हैं बेटा। आप लोग भी लड़कियां बैठे हुए हो, आप लोग ड्रामा इंडस्ट्री के सारे ड्रामे उठाइए, क्रेडिट लिस्ट को देखिए, वो कौन लिख रहा है। वो 80% आपको ड्रामा मिलेगा जो औरत ही लिख रही है। तो ये नैरेटिव भी अगर आ रहा है तो किसकी तरफ से आ रहा है? women की इसको तरफ से। खत्म सबको साथ देना होगा, लेकिन हमें इतना जरूर सोचना होगा कि ड्रामा सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन नहीं होती बेटा, ड्रामा एंटरटेनमेंट भी होती। तो अगर एंटरटेनमेंट की नजर से देखा जाएगा तो फिर तो बहुत सारी चीजें हैं। फिर तो zombies की मूवीज भी नहीं बननी चाहिए, फिर तो एक्शन मूवीज भी नहीं बननी चाहिए, ठीक है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ड्रामा किस नजरिए से बनाया जा रहा है। आई थिंक मुझे और एक्सप्लेन करना चाहिए। नहीं नहीं, नहीं आप सर, बहुत अच्छा Get it explain able pointed. to we've been able to get एक बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव हमें मिल सका है, जी। डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिल सका है। तो सर विल नाउ मूव ऑन टू आवर सेकंड क्वेश्चन। सो सर, जैसे कि आपने मेंशन किया कि कुछ ड्रामेज होते हैं जिनमें अब्यूसिव रिलेशनशिप को पोर्ट्रे किया जाता है, तो लाइक व्हाट कुड बी द कॉजेस कि क्यों पोर्ट्रे किया जाता है? कि हमारे ऑडियंस इसको देखना पसंद करती है क्योंकि जो इस टाइप की एंटरटेनमेंट्स हैं, ये हमारी ऑडियंस इसको ज्यादा देख रही है, या इसमें कोई मार्केट ड्रामा वैल्यू इंडस्ट्री है? को समझना, मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। ड्रामा इंडस्ट्री एक बिजनेस भी है ना, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू है। जी तो बिल्कुल। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू चलता है स्टैट पे। कोई भी बिजनेस आप करते हैं ना, तो आप उसके स्टैटिस्टिक्स को देखते हैं। अब स्टैट्स कैसे नोट होते हैं? स्टैट्स ऐसे नोट होते हैं कि ड्रामा जब ऑन एयर चल रहा होता है तो एक रेटिंग का अपरेटस है, मीटर है, जो लगाया जाता है, फोकस ग्रुप बिठाए जाते हैं। अब जब फोकस ग्रुप और रेटिंग के अपरेटस बिठाए जाते हैं, देखे जाते हैं, तो उससे रेटिंग का पता चलता है। यूट्यूब व्यूज से पता चलता है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी ये भी है कि यूट्यूब पे कौन से ड्रामे को ज्यादा देखा जा रहा है, ठीक है। एंटरटेनमेंट, अगेन ध्यान में रखो, ड्रामा एंटरटेनमेंट भी है। तो जब ये बिजनेस के तौर पे देखा जाएगा, बिजनेस मॉड्यूल के तौर पे देखा जाएगा, तो जिस चीज की डिमांड ज्यादा आ रही होगी, ऑडियंस कर रही होगी कि हमें तो ये देखना है, हम ड्रामा दिखाएं जो एक इंतहाई अच्छे मौजू पे हो, और वो ड्रामा ऑडियंस सिलेक्ट नहीं कर रही हो, देखना नहीं चाह रही हो, उसकी रेटिंग कम हो, उसके यूट्यूब पे व्यूज कम हो, तो क्या प्रोड्यूसर जो बिजनेस कर रहा है, जो करोड़ों रुपए लगा रहा है, वो बनाएगा वो ड्रामा? नहीं सर, बिल्कुल तो नहीं बनाएगा। तो हमारी ऑडियंस को समझना पड़ेगा। देखिए, ऑडियंस का बहुत बड़ा हाथ है। ऑडियंस जिस दिन रिजेक्ट कर देगी टॉक्सिक नैरेटिव को, ड्रामा टॉक्सिक नैरेटिव पे बनना बंद हो जाएगा। और ऑडियंस जितना टॉक्सिक गिल्टी प्लेजर को देखना चाहेगी, वो उतना चलता रहेगा, क्योंकि ये बेटा एक कारोबार भी है। मैं अगर 15 करोड़ रुपए लगा रहा हूँ उस पे, तो मुझे रिटर्न चाहिए होगा ना यार। 15 करोड़ रुपए छोटी रकम तो नहीं होती ना, बड़ी रकम होती है ना। तो मैं अगर इन्वेस्ट कर रहा हूँ बिजनेस के अंदर, तो मुझे उसका रिजल्ट चाहिए।
हमारी जी सर। ऑडियंस, अनफॉर्चुनेटली मुझे बोलना पड़े कि बहुत सारी हमारी जो मासेस हैं वो इस तरह की चीजें देख बेटा। तो जो हमारी राइटर्स हैं जिनमें ज्यादातर लेडीज हैं वो लिखती भी ऐसी चीजें हैं, फिर जबरदस्त का बहू को जलाने का नैरेटिव शायद 1% हुआ माशरे में, 2% हुआ। आप सारी लड़कियां बैठी हैं कि आपके घरों के अंदर आपकी अम्मा ने आपकी भाभियों को जलाया है? नो सर। नहीं जलाएगा। बताइए मुझे, क्या गैस कि हर ड्रामे के अंदर सास बुरी है बहू अच्छी है? नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि व्हाट इज हैपनिंग। जो घर में औरतें देख रही होती है ना, जो हाउस वाइफ होती हैं, जो वर्किंग वुमेन नहीं होती या एजुकेशन में थोड़ा सा कम होती है, वो इन चीजों को एंजॉय कर रही होती हैं। अगर वो एजुकेशन हम बेहतर तरीके से शऊरी तौर पे दें, उनको एजुकेट करें कि सही माशरा क्या है, तो जरूर माशरा बदल जाएगा, ड्रामा बदल जाएगा। मगर ये ड्रामा बदलने के लिए आपको ऑडियंस को भी चेंज होना होगा, उन्हें रिजेक्ट करने होंगे ऐसे ड्रामे। जी अगर वो रिजेक्ट नहीं करेंगे तो प्रोड्यूसर जो पैसा लगा रहा है वो यही बनाता रहेगा। अब मेरे ख्याल से आपको शायद क्लियर हुआ। जी सर। कि बहुत अच्छी जी सर, बात थैंक यू है, सो बड़ा मच। काफी अच्छा क्लियर। दिया हमें रुख इसका, जो हमने शायद कभी सोचा भी ना होगा। हाँ जी। Exactly. अब सर तीसरा क्वेश्चन हम अपना कहते हैं वानिया। जी, so as a director, do you believe कि ये जो toxic narratives हैं, चाहे वो entertainment purposes के लिए हैं या reality based हैं, do they have an effect on the audience's perspectives? यस, एज अ डायरेक्टर आई थिंक यस देयर इज इम्पैक्ट, देयर इज इम्पैक्ट। लेकिन बेटा मैंने आज तक कहीं पे ना एक ऐसी मिसाल नहीं देखी कि ड्रामा देख के किसी ने जो है ना घर के अंदर हंगामा कर दिया। आपके घरों में हुआ है ड्रामा देखा जाता होगा क्या? देख के क्या कभी आपकी घर वालों ने उसको अपनाया है? नहीं Right, sir. तो जरूरी नहीं कि हम इसमें दोनों रुख तो आप बात कर सकते हैं, audience है। नेगेटिव इम्पैक्ट और पॉजिटिव इम्पैक्ट। बेटा इम्पैक्ट होता है। मैं बहुत खिलाफ हूँ इस चीज के कि टॉक्सिक नैरेटिव नहीं होना चाहिए। अग्रीड, 100% अग्रीड आप लोगों के साथ। लेकिन बेटा ड्रामे का इम्पैक्ट उस वक्त बेहतर होगा, ये वाला इम्पैक्ट, अगर मैं देख रहा हूं कि हाँ जी ड्रामा देखने के बाद एक सास ने अपनी बहू के लिए तेल जमीन पे गिराया और गिरा दिया, मगर ड्रामे में देख के ऐसा हो नहीं रहा रियल लाइफ में ना। इम्पैक्ट जरूर पड़ता है, हमें बेहतर चीजें दिखानी चाहिए। मैं 100% आपसे कह रहा हूं कि हमें अच्छी एक औरत की कामयाब जिंदगी दिखानी चाहिए, हमें एक मर्द की भी कामयाब जिंदगी। देखो बैलेंस, बैलेंस देखो, जब हम बात करते हैं ना इस चीज को, तो दुनिया में बैलेंस रखना पड़ता है। अगर हम ये दिखा रहे हैं कि औरत मजलूम है, तो हमें ये भी दिखाना पड़ेगा कि मर्द बहुत जगहों पे सपोर्टिव भी है। जी अगर आपके वालिदैन में आपके बाबा, आपके फादर आपको सपोर्ट नहीं करते, तो क्या आप लोग यूनिवर्सिटी जा सकते? नहीं। नहीं हमारे घरों के अंदर हमारे फादर्स क्या कर रहे हैं? मैं भी एक फादर हूँ बेटा, मैं अपनी बेटी को स्कूल भेजता हूँ और अच्छे स्कूल भेजता हूँ, तो मैं चाहता हूँ वो पढ़े। तो माशरे में जहाँ गलत मर्द होंगे, पेट्रियार्कल माशरा है, वहाँ अच्छे मर्द भी हैं। बेहतर तब होगा जब आप दोनों का बैलेंस दिखाएंगे। आप ये दिखाएं कि अगर औरत मजलूम है तो मर्द सपोर्टिव भी है, तो फिर माशरे के अंदर बेहतर ड्रामा बनना शुरू हो जाएगा। मगर अनफॉर्चुनेटली लिखने वालियां और लिखने वाले ये बैलेंस क्रिएट नहीं कर रहे। मुझे बड़ा एतराज है, मैं राइटर नहीं हूं। मैं देखना चाहता हूँ हसीना मुइन जैसे ड्रामे, पढ़ना चाहता हूँ ऐसी स्क्रिप्ट जो अनकही, धूप किनारे, पुराने जमाने में चलें। कभी आप लोगों को मौका लगे आप देखिएगा, बड़े बैलेंस ड्रामे होते थे। जी तो ये बैलेंस ड्रामा लिखने वाले मुझे दे, मैं बेटा कौन नहीं करना चाहेगा, करना चाहेंगे। अच्छा सर, जो आपने सारी बात की उसी से रिलेटेड हमारा जो है ना वो चौथा सवाल है। हम रिसेंटली एक साइकोलॉजिस्ट की तरफ गए उनसे इंटरव्यू लेने, तो उन्होंने बाय चांस आप ही का ड्रामा के नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि ह्यूमन साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से उनका ये मानना था कि आपके ड्रामे में जो मायरी है, मायरी ड्रामे में चाइल्ड मैरिज की एक बहुत रियलिस्टिक अप्रोच दिखाई गई है। कि जब आप दो ऐसे बच्चे जो कि टीनेजर्स हैं, जो इमोशनली डिपेंडेंट होते हैं इस एज में अपने पेरेंट्स पर, जो आप उनको इकट्ठे रखते थे तो ऑफ कोर्स एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, एक डिपेंडेंसी होती है।
इसकी वजह से वो शुरू में एक हेल्दी रिलेशनशिप रखती है, बट बाद में वो टॉक्सिक भी लगती है वो रिलेशनशिप, उसमें मसले मसाइल भी नजर आते हैं। तो सर इसी तरह आपने भी कुछ टाइम पहले एक हमने आपका इंटरव्यू देखा जिसमें आपने कहा कि जो आपका मायरी का आपने घर दिखाया है वहां पर कोई ना सब के सब जो है वो तकरीबन चाइल्ड मैरिज के विक्टिम्स हैं। और आपने जब दिखाया कि अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है तो इसका ये मतलब नहीं कि आप चाइल्ड मैरिज को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। लेकिन सर अगर आप ऑडियंस के मैसेजेस पढ़े ना तो वो या तो ये होते हैं कि जी चाइल्ड मैरिज को ग्लोरीफाई किया जा रहा है, या ये होते हैं कि हम सिर्फ फाखिर और एनी के सीन्स देखने के लिए आए हैं। तो सर उसमें हमारा बेसिकली जो क्वेश्चन ये था कि आपके ख्याल से आपने देखें आपने जो नैरेटिव प्रोवाइड किया वो हम सब का रिसर्च के बाद यही ओपिनियन है कि बहुत एक पॉजिटिव नैरेटिव, एक एजुकेशनल नैरेटिव है। लेकिन ऑडियंस का आपके ख्याल से क्या रोल है कि वो इस एजुकेशनल नैरेटिव को किस तरह नेगेटिव नैरेटिव में चेंज कर देती है, कि उनका जो माइंडसेट है उसकी वजह से आपने मैसेज कम्युनिकेट क्या करना चाहा और ऑडियंस ने उसको क्या कर दिया। देखो बेटा, हम अपनी कोशिश करते हैं, ठीक है। जब हम ये चाइल्ड मैरिज का इशू कर रहे थे तो बहुत ध्यान से करना पड़ा, राइटर के साथ बैठ के। मैंने बहुत सारे लोगों को जाके मिला हूं जिनकी अर्ली एज में शादी हुई, उनसे पूछा, उनसे एक्सपीरियंसेस हासिल किया। मेरे कुछ दोस्त हैं जो साइकोलॉजी पढ़ाते हैं, उन डिस्कस किया। मैंने ओरिजिनल कहानियां देखी। अच्छा होता क्या है, ऑडियंस देखो एकदम से किसी भी चीज को समझ नहीं लेती। आप पिछले 50 साल की एक ट्रेनिंग है जो आपने ऑडियंस को दी हुई है, ठीक है। अच्छी बात यह है कि मैं रोजाना बहुत सारे अगर ऐसे कमेंट्स हैं कि एनी फाखर के सीन देखना चाहते हैं या चाइल्ड मैरिज को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे भी मैसेजेस आते हैं मेरे पास जिसमें कहा जाता है कि आप बहुत बेहतर चीज दिखा रहे हैं। तो जिसे मैसेज लेना होगा ना बेटा, वो मैसेज ले लेगा, और जिसे मैसेज नहीं लेना होगा तो आप उससे जिंदगी भर समझाते रहे, उससे नहीं लेना। हमारा काम है रियलिटी को दिखाना, उसे पोर्ट्रे करना, बस। अब ऑडियंस उसे कैसे ले रही है, हम डंडा पकड़ के तो उन्हें नहीं समझा सकते ना कि बेटा इस बात को समझो, तो आप नहीं कर सकते। एक ऐसे माशरे में हम रहते हैं, ये बड़ा समझना पड़ेगा, जहाँ पे बच्चे रोमांस को बड़ा आइडियलाइज किया जाता है। हम कितना भी इग्नोर कर लें, लेकिन हमारी यहाँ 14-15 साल की उम्र में आजकल अफेयर्स हो रहे हैं। अभी बच्चा स्कूल से नहीं निकला होता, उसका अफेयर चल रहा है। बेटा इसको मैं क्या करूँ, इसको एक्सेप्ट करना पड़ रहा है क्योंकि सोसाइटी में ये हो रहा है, बिकॉज ऑफ मेनी रीजन। उसका रीजन फिल्में भी हैं, उसका रीजन माशरे में इधर उधर जो हो रहा है। अब जो इंटरनेट इजीली अवेलेबल है, मोबाइल फोन हर किसी की रीच में है, और कहाँ पे बैठा हुआ अपने कमरे में क्या देख रहा है उस पर कोई वॉच नहीं है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई एम अ 90s किड, मैं 80s में पैदा हुआ, तो 90 में जब ड्रामा चलता था ना, तो मेरे वालिदैन, मेरे वालिद और वालदा 8 बजे मुझे कुछ ड्रामों में बैठने नहीं देते थे अपने साथ। वो कहते थे कि नहीं ये ड्रामा बड़ों के लिए है, आप अभी नहीं देखोगे। मगर अब इंटरनेट और मोबाइल की फैसिलिटी की वजह से 6 साल और 7 साल का बच्चा भी वो सब कुछ देख रहा है जो उसे नहीं देखना चाहिए। और हर वक्त माँ बाप सर पे नहीं खड़े हो सकते, ठीक। तो ऐसी सोसाइटी के अंदर आप एकदम से चेंज नहीं ला सकते, आप कतरा कतरा चेंज लाते हैं। वो एक उर्दू की कहावत है बेटा, कतरा कतरा दरिया बनता है। एक ड्रामा बना, दो और बनेंगे, कल 4 और बनेंगे, लोग बेहतर होते जाएंगे, अच्छे पढ़े लिखे लोग आएंगे, वो बेहतर चीज देते रहेंगे, तो देखना ये सब बदल जाएगा। तो मैं इन कमेंट्स को इतना सीरियस नहीं लेता क्योंकि बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट्स भी हैं, बहुत सारे नेगेटिव भी हैं। हम जो काम कर रहे हैं हमें पता है वो कहीं ना कहीं, देखो इसे कहते हैं, हम कहीं ना कहीं मैसेज पहुंचा रहे हैं और कहीं ना कहीं पहुंच रहा है। और जहां पहुंच रहा है दैट्स इट। अगर 100 में से 10 लोग भी कहते हैं कि हाँ ड्रामा देखने के बाद हमारी सोच बदल गई है, आई थिंक आई हैव अचीव्ड माई टारगेट, दैट्स। सर अब हमने ये बात की कि अब हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो हमने ये बात की, तो अब देखिए हमारे जैसा ये मायरी को ही ले लें, तो ये चाइल्ड मैरिज के हक में भी कुछ लोग हैं जो कहते हैं नहीं है। तो यही ना कि आपके ख्याल में एज ए डायरेक्टर ये आप कैसे करते हैं कि एक ऐसा ड्रामा बनाया जाए जो
इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए ऑडियंस को अच्छा भी लगे, जाहिर सी बात है ऑडियंस को अट्रैक्ट तो करना है ना, ताकि वो ड्रामा देखें। आपके ख्याल में ये कैसे करते हैं कि वो ऑडियंस को अट्रैक्ट भी करे, और साथ में आप कोई ऐसा टॉपिक, फॉर एग्जाम्पल आपने चाइल्ड मैरिज लिया, और वो ऐसा हो कि वो किसी तरह कंट्रोवर्शियल ना हो जाए, किसी तरह टॉक्सिक में ना हो जाए, जो क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़े, लेकिन ऑडियंस को भी अट्रैक्ट करता रहे। तो आपके ख्याल में ये कैसे किया जा करते हैं आप? बेटा बड़ी मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए, बड़ा दिल गुर्दा एक करना पड़ता है। अब ये पीछे बेटा 15 साल हैं, 3 साल मेरी ड्रामा ड्रामेटिक्स की स्टडीज हैं। उसके बाद जाके आपको बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं, आपको समझ में आता है कि क्या ऑडियंस पसंद करेगी, कैसे करेगी, उसको इजीली कैसे लेगी। तो इट टेक्स टाइम। मुझे लगता है कि अभी भी बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिन पे शायद मैं ड्रामा ना बनाऊं, दिल चाहे भी तो अभी ना बनाऊं, हो सकता है शायद 2-3 सालों के बाद बना सकूं, तब तक वो मुझे शायद समझ में आ चुके हों। अनाड़ी के हाथ में आप कोई चीज देते हो ना बेटा, वो खराबी होती है। तो जो भी इश्यूज पे बना रहा है, मैं बस उसको मैसेज दे दूंगा कि इश्यूज पे जब आप बनाएं तो पहले इशू को स्टडी कर लें। जब आप स्टडी कर लेंगे तो फिर शायद आप बेहतर कुछ बना सकें। बेसिकली आपने यही कहा ना कि अगर आप जब तक खुद टॉपिक को जान नहीं सकते, तब तक आप उस पर बना भी नहीं सकते। हाँ बेटा, पहले उसको टॉपिक को स्टडी करना होता है, समझना होता है, फिर उसके बाद कुछ काम करना होता है। हम्म। फिर ये भी देखना पड़ता है कि ऑडियंस को हंसी मजाक भी देना है, ऑडियंस को इंटरेस्टेड भी रखना है उनका, वरना सिर्फ प्रीचिंग हो जाएगी ना। तो प्रीचिंग वाले ड्रामे लोग नहीं देखना चाहते। देखो, मैं भी अगर रोड पे खड़ा होकर किसी को तबलीगी जमात की तरह लेक्चर देना शुरू कर दूं तो कोई भी नहीं सुनेगा। जी। लेकिन अगर मैं हंसी मजाक में, प्यार मोहब्बत में कुछ बोल जाऊंगा तो वो शायद सुन ले। ठीक है ना। वो एक उर्दू में हमारे बुजुर्ग हमें एक बात समझाते थे कि बेटा, अच्छा बुजुर्ग वो है जो बच्चों में बच्चा और बड़ों में बड़ा हो। तो जब आप ये समझ जाते हैं कि बच्चों में बच्चा बनना है और बड़ों में बड़ा, तो आप बेहतर तरीके से अपनी बात को समझा देते हैं। बस ये ट्रिक पकड़ ली और ड्रामा बना दिया। हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं यस। वही सर, रवि सर ने बोला सर, इसका मतलब यही है ना कि आप एक चीज बनाते हो तो आप उसे एक स्पेसिफिक तरह से बनाते हो। कि अगर आप, जैसे भी बात हुई कि अगर आपने टॉक्सिक नैरेटिव को खत्म करना है, तो आप ऐसा कोई प्रोजेक्ट, जैसे आपने कहा कि मैं 2-3 साल में करूंगा, अगर अगर करना भी हुआ तो शायद आप अभी ना करें। तो सर मतलब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मतलब आप अगर कोई इस तरह का प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिसमें आपको ये सब कुछ इसके खिलाफ दिखाना है कुछ, तो उसमें आप क्या दिखाएंगे? बेटा दोबारा सवाल करोगे, मुझे समझ में नहीं आया, थोड़ी सी या आवाज ब्रेक हो रही है। उसका पूछने का मतलब ये, उसका मतलब ये था कि जब आप एक ऐसा टॉपिक जो कंट्रोवर्शियल है, तो आप कुछ आप कौन सी लाइंस, कोई सेंसिटिविटीज क्या आप देखते हैं? मतलब क्या आप किस तरह उस सेंसिटिविटी को करना चाहते हैं कि वो चीज सेंसिटिव जो है, टॉपिक किस तरह टच करते हैं? बेटा यही तो मैं आपको बता रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि जब सेंसिटिव टॉपिक उठाया जाता है तो आपको सोसाइटी को थोड़ा सा स्टडी करना पड़ता है कि हमारी सोसाइटी किस तरह की है। जैसे मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ, आप समझिए कि हमारी सोसाइटी एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है। अब ये पेट्रियार्कल सोसाइटी, आप लोग टर्म समझ रहे होंगे इस चीज को, पिदरी मुआशरा जिसे उर्दू में कहा जाता है, कि जहाँ पे घर का सरबराह एक मर्द होता है। ठीक है। मर्द क्यों होता है? क्योंकि मर्द कमाने वाला होता है। तो आप सोसाइटी के डायनेमिक्स को जब समझते हैं कि सोसाइटी किस तरह वर्क कर रही है, तो फिर आप सेंसिटिव चीजों को हैंडल करना सीख जाते हैं। मुझे अगर किसी को समझाना हो तो मैं तुम्हें चलो एक मिसाल दे देता हूँ। तो सेंसिटिवली कैसे समझाया जाता है, मैं इसको समझाने की कोशिश करूँ। एक आदमी है, बच्चा है, जिसकी उम्र है 13 साल। ठीक है। और वो मस्जिद में है, वो वजू कर रहा है, और उसके बराबर में एक शख्स है जिसकी उम्र है 50 साल। ठीक है। और वो जो 50 साल का बंदा है वो वजू कर रहा है गलत तरीके से। अब समझना इस बात को, वो गलत तरीके से वजू कर रहा है। जो 13 साल का बच्चा है, अब अगर वो डायरेक्ट 50 साल के बंदे को बोलेगा अंकल गलत वजू कर रहे हैं आप, तो अंकल क्या करेंगे? अंकल उसे डांट देंगे। सही कह रहा हूं?
जी सर। अगर बच्चा थोड़ी सी होशियारी से ऐसे बोले कि अंकल मैं वुजू कर रहा हूँ, आप जरा देख लें मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, और फिर वो अपना वुजू करके दिखाए, तो उन्हें अपनी गलती की निशानदही हो जाएगी। गेटिंग? तो जब आप सेंसिटिव चीजें उठा रहे हैं तो आपको सेंसिटिवली उसे हैंडल करना पड़ता है बेटा। उसके लिए शऊर चाहिए, एजुकेशन चाहिए, बहुत सारी स्टडी चाहिए, बहुत सारी रिसर्च चाहिए। जब ये सारी चीजें कर लेंगे तो आप सेंसिटिव टॉपिक को आराम से कर सकते सर ये बड़ा अच्छी तरह आपने हमें बड़ी अच्छी एग्जांपल से एक्सप्लेन भी कर दिया, ये काफी एक्चुअली बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन हो गया। अब हम आखिरी सवाल की तरफ मामूल। जी moving on to our last question. Sir, first of all, I would like to say कि आपने हमें काफ़ी सारे नए perspectives provide किए, आपने हमें बहुत सारे new points दिए जो शायद हम खुद से comprehend कर भी नहीं सके. And I believe इस पूरी meeting में we have exchanged a lot of new ideas. You have told us your perspectives and we have told you what we categorize as toxic norms, quote unquote. तो हमारा आपसे सवाल ये है कि जो अब अपकमिंग ड्रामा निगार हैं और डायरेक्टर्स हैं, आप उनको क्या एडवाइस देते हैं कि वो इस तरह के सेंसिटिव टॉपिक्स को कैसे पोर्ट्रे कर सकते हैं थ्रू देयर ड्रामास? क्या मतलब के इफेक्ट्स को कैसे मिटिगेट कर सकते हैं? बेटा बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं आने वाले तमाम डायरेक्टर्स को, राइटर्स को, इवन एक्टर्स को कहना चाहूंगा कि आप एज अ ह्यूमन बीइंग जब भी कोई ड्रामा बना रहे हो तो ये सोचें कि क्या इस ड्रामे से किसी शख्स की दिल आजारी या किसी नजरिए की दिल आजारी तो नहीं हो रही, कोई हार्म तो नहीं पहुंच रहा सोसाइटी को। जब आप इन लाइंस पे सोचते हैं कि मेरे इस ड्रामे से सोसाइटी को हार्म नहीं पहुंच रहा, एक कंस्ट्रक्टिव बात हो रही है ड्रामे में, तो जरूर ड्रामा सिलेक्ट करिए, वरना ड्रामा नहीं करिए। रोटी कमाने के लिए या रोजी रोटी कमाने के लिए अगर आप ड्रामा बना रहे हैं तो किचन तो बेटा बिरयानी बेच के भी चल जाता है, तो नहीं बेच लीजिए, ड्रामा ना बनाइए। ड्रामा देखने वाली ऑडियंस है बेटा। ये वो स्पाइडरमैन फिल्म देखी है आप लोगों ने? स्पाइडरमैन का ना एक बड़ा मशहूर जुमला है, व्हेन पावर कम्स, क्या आता है फिर उसके बाद? Responsibilities comes. Exactly. So if you have the power to give 1 करोड़ 2 करोड़ लोगों को आप अपना नैरेटिव बता सकते हैं, तो आपके कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और जब आप उस जिम्मेदारी को समझेंगे तो इंशाल्लाह मुझे पता है कि आगे आने वाले सारे डायरेक्टर्स और राइटर्स अच्छा काम करेंगे। और अगर ये जिम्मेदारी नहीं समझेंगे अरे छोड़ो ऐसे ही काम है, किचन चलाना है, मजबूरी है, नौकरी करनी है, तो फिर तो कुछ भी अच्छा नहीं होता और किसी भी फील्ड में अच्छा नहीं होता। डॉक्टर को ये समझना पड़ेगा कि मैं डॉक्टर हूं, मुझे लोगों को सही ट्रीट करना है, उनका इलाज करना है, ये नहीं कि मैंने बहुत सारे पैसे कमाने हैं। तो हर फील्ड के बंदे को, चाहे वो ड्रामा इंडस्ट्री हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, उसे पहले ह्यूमैनिटी सोचनी है, फिर उसके बाद उसमें कोई काम करना है। ह्यूमैनिटी के बारे में सोचेंगे, इंसानियत के बारे में सोचेंगे, अच्छा काम खुद ब खुद निकल आएगा। दैट्स इट। ये मेरी एक सलाह, एक मशवरा। सर ये Thank you बड़ा so much, सही sir, for मशवरा sharing है। that मेरे ख्याल से सिर्फ हम शायद ड्रामा निगार को नहीं, सबको ही ये मशवरा दे सकते हैं कि आप इंटरव्यू तो जिंदगी में हमने कोई भी आपसे अपने काम करो। प्रोजेक्ट के लिए लिया था, बट उसके अलावा भी हमने पर्सनल लेवल टॉपिक सीखा आपके से। बहुत आपने एक अच्छा पर्सपेक्टिव दिया, एक फर्क बल्कि दिया पर्सपेक्टिव, जो बेसिकली हमारा एम था दूसरे से पूछना था कि वो अपना बता सकें। और वही बात है कि सिर्फ हमारे प्रोजेक्ट तक महदूद नहीं रहा, पर्सनल लेवल तक आपने बड़ी अच्छी मिसालें दे के बताया, तो वो सारा बड़ा अच्छा लगा। हमें बहुत नई चीजें सुनने को मिली जो हमने पहले कभी नहीं सुनी थी। तो थैंक यू सो मच कि आपने हमें टाइम दिया और ये हमें नए पर्सपेक्टिव से बताया। जी सर, थैंक यू सो वेरी मच फॉर द टाइम। Thank you, sir. Thank you, sir. तो अगर को आजाद करना है तो जवान लोगों को, पीरों यानी बुजुर्गों का उस्ताद करना होगा। आप यंगर जनरेशन हो, ये जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर है। कल आप कोई ड्रामा लिखोगे, हो सकता है कल आप कोई ड्रामा बनाओगे, हो सकता है कल आप इंजीनियर बनोगे, डॉक्टर बनोगे। फ्यूचर इज इन योर हैंड, यू विल ब्रिंग द चेंज। मैं तो बेटा 40 साल का हो गया, अब क्या ब्रिंग चेंज लाऊंगा? ये जिम्मेदारी आप लोगों की है। ये काम कर रहे हो, लोगों में शऊर दे रहे हो, इसको जारी रखो, कंटिन्यू करो और खूब आगे पहुंचो। लेकिन दोनों तरफ की बातें सुनने के बाद एकदम से सिर्फ अपना नजरिया बना के ना बैठो, हमेशा सामने वाले का सुनने की भी कोशिश करो। वायलेंस का जवाब वायलेंस से नहीं दिया जाता बेटा, पीस से दिया जाता है।
तो अगर सामने वाला वायलेंट भी हो रहा है ना, तो आप कोशिश करो कि पीसफुली उसका पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करो, फिर देखना खुद ब खुद चीजें आसान हो जाएंगी, अच्छी हो जाएंगी, बेहतर हो जाएंगी. दैट्स माई एंडिंग नोट, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस प्रोग्राम. थैंक यू इंशाल्लाह Please, मौका लगा तो thank आप you लोगों for से coming. थैंक यू सो मच फॉर Thank you. Thank joining you us, so sir. much, sir. अल्लाह हाफिज. थैंक यू. Allah Officer. Hafiz. Allah.